सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 10 को आगे पढ़ने वाले हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2016 के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या का 10.7% हिस्सा $1.90 प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। वर्ष 1990 के 1.85 बिलियन की तुलना में वर्ष 2013 में विश्व में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 767 मिलियन रह गई है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की 21.2% जनसंख्या $1.90 प्रतिदिन की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। और वर्ष 2000 के पश्चात भारत ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2015 में भारत की 13.4% जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015 तक 90 मिलियन से अधिक लोग भीषण गरीबी की अवस्था से बाहर हुए हैं और उनके जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। विश्व एवं क्षेत्रीय स्तर पर गरीबी के अनुमान 2013 पूर्व एशिया में 3.5, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 2.3, लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन क्षेत्र में 5.4, दक्षिण एशिया में 15.1, उप सहारा अफ्रीका 41.0, कुल 6 क्षेत्र 12.6, टोटल कितना हुआ 12.6, और पूरे विश्व में 10.7। समृद्धि विकास में तभी परिवर्तित होती है जब निर्धनता का उन्मूलन होता है, अर्थात लोगों को भूख अथवा अभाव का सामना नहीं करना पड़ता तथा सभी लोग भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी न्यूनतम अनिवार्यताएं अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद भारत में निर्धनता एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। भारत में निर्धनता एक सामाजिक चुनौतियों के रूप में कायम है तथा वास्तव में यह एक कलंक है। गरीबी के दुष्परिणाम इसमें आर्थिक समृद्धि का निम्न होना, भूखमरी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य की समस्याएं, समाज में असमानता, जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा की समस्या में वृद्धि, बाल श्रम में वृद्धि, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। तो ये निम्न जीवन स्तर, स्वच्छता का अभाव, समावेशी विकास में बाधाएं, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं और इनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना। इसमें से हम मीन्स के क्वेश्चन में 5 से 6 पॉइंट बता सकते हैं। रोजगार के नए अवसरों का सृजन, कृषि क्षेत्र का विकास, कीमत स्तर में स्थिरता, ऐसे आय के साधनों का समान वितरण। वैसे ये बहुत है लेकिन 5 से 7 हम बता सकते हैं। गरीबी निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने देश में निर्धनता के निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण अपनाए हैं। समृद्धि आधारित दृष्टिकोण या निर्धनता निवारण के लिए इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के निर्धन वर्गों के साथ साथ ही सभी वर्गों तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। सरकार द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रम जो समाज के निर्धन वर्ग को आर्थिक अवसर, रोजगार के अवसर, सब्सिडी, खाद्य एवं पोषण, सुरक्षा तथा आवास आदि प्रदान करेंगे, जिससे वे अपनी आर्थिक दशा सुधार सके। निर्धन वर्ग की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। यह निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, जिनमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान आदि शामिल है।
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का वितरण इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण घटक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यह एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी। यूबीआई के अंतर्गत लाभ पात्रता की इकाई परिवार नहीं बल्कि व्यक्ति होता है, अर्थात यूबीआई के तहत प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी आय प्रदान की जाएगी, जिसके लिए व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से हो रही आय के अलावा प्राप्त होगी, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से आय अर्जित कर रहा है तो भी वह यूबीआई के अंतर्गत बुनियादी आय प्राप्त करने का हकदार होगा। यूबीआई के पक्ष में तर्क, यूबीआई गरीबी उन्मूलन में सहायक हो सकता है। इससे गरीबी की कगार पर खड़े लोग उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में थोड़ा सुधार संभव हो जाएगा। यूबीआई सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। यूबीआई आम नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटना एवं विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान कर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा एक समावेशी मॉडल प्रस्तुत करता है। देश में बहुत से लोग पैसों के अभाव में न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुओं एवं सुविधाओं से भी वंचित है। ऐसे में यूबीआई नागरिकों को एक सामान्य आय सुरक्षा प्रदान कर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। यूबीआई के द्वारा राज्य और आम नागरिकों के बीच सीधा संबंध स्थापित हो सकेगा। राज्य द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को आम नागरिक अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है और इसके माध्यम से सभी नागरिकों को एक बुनियादी आय उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे रोजगार के अभाव में भी व्यक्ति जीवन यापन कर सकेगा और वह जोखिमपूर्ण व गरिमा विरुद्ध कार्यों को करने हेतु विवश नहीं होगा और एक न्यूनतम आय की निश्चितता के कारण नियोक्ता से मोल भाव भी कर पाएगा। इसके तहत प्रदान की जाने वाली बुनियादी आय सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रेषित की जानी है। इसलिए यूबीआई के कार्यान्वयन में किसी बड़े नौकरशाही अर्थात प्रशासनिक ढांचे के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे राज्य के प्रशासनिक एवं नौकरशाही पर किए जाने वाले व्यय में कमी आएगी। विपक्ष में तर्क है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों में कार्य करने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था ही व्यक्ति को कार्य करने का प्रोत्साहन प्रदान करती है और यदि राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक बुनियादी आय भी प्रदान करने लगेगा तो व्यक्ति अकर्मण्यता के शिकार हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग और पूर्ति का संतुलन प्रभावित होगा, क्योंकि सभी को एक बुनियादी आय सुनिश्चित हो जाने पर श्रम की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे दैनिक मजदूरी की दर में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई। इसमें महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। इस योजना को मई 2016 में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए लाया गया है। अगस्त 2021 में इस योजना का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के
महोबा से प्रारंभ हुआ है और इसमें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसमें कार्य कर रहा है। इसका जो क्रियान्वयन है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर रहा है। वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था, किंतु 2018-19 के बजट में एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया था। वर्ष 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ करने की घोषणा की गई है। उज्ज्वला 2.0 के तहत उन निम्न आय वाले परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था, और इसके तहत जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। और इसमें राशन कार्ड या प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत भारत सरकार बीपीएल परिवारों को स्टोव खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरवाने पर आने वाले खर्च को अदा करने के लिए किस्तों की सुविधा भी प्रदान कर रही थी। पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार विमर्श द्वारा की जाती है। आवेदक 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होनी चाहिए। आवेदक एक बीपीएल कार्ड धारक ग्रामीण निवासी होनी चाहिए। महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना चाहिए। आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा दी गई पूरी जानकारी को सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 डेटा से मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक योजना का पात्र है या नहीं है। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीबी परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनका समावेशी विकास करना है। प्रमुख बिंदु है, इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह एक 3 स्तरीय क्रियान्वयन प्रारूप का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने में एक नीति निर्माण, तकनीकी सहायक और सुविधा एजेंसी के रूप में काम करती है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे से लेकर 2304 घंटे की अवधि वाली प्रशिक्षण योजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है, और इसमें खुरदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, शौचालय, चमड़ा, बिजली, रत्न और आभूषण आदि जैसे 250 से भी अधिक ट्रेंडों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है। सरकार के आदेशानुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 28 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के 689 जिलों में कार्यान्वित की गई है। ये जो योजना है ये 28 राज्यों और राज्य क्षेत्रों के 689 जिलों में। वर्तमान में यह कार्यक्रम 27 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम को ही
अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके जो लक्ष्य है वो लाभकारी योजनाओं तक निर्धन सीमांत लोगों को पहुंचने में सक्षम बनाना है। ग्रामीण गरीबों को मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, समावेशी कार्यक्रम तैयार करना, सामाजिक तौर पर वंचित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करना है। प्रशिक्षण से आजीविका उन्नयन पर जोर देना, नियोजित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सहायता योजना बनाना, और ये बहुत सारे इसमें तो हमें 5 से 7 याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। यह 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना आरंभ की गई। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को कम करना है। इसमें जो विशेषताएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और देश के सभी 4041 शहरों एवं कस्बों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया। प्रत्येक शहरी गरीब पर 15,000 रुपये और पूर्वोत्तर व जम्मू कश्मीर हेतु 18,000 रुपये खर्च कर उसे कुशल बनाया जाएगा। शहरी आजीविका केंद्रों के माध्यम से शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक केंद्र को 10 लाख रुपये तक की पूंजी अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। इसमें ये कुछ और पॉइंट है, इन्हें देख लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इस योजना को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और सब के लिए घर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुल 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष 2023-24 तक शेष 1.56 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए PMAYG कार्यक्रम की कुल लागत 1,25,106 करोड़ रुपये है। इनकी जो बेसिक विशेषताएं हैं वो आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया, जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है। मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को 17,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये और पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये करना है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के आधार पर तथा पूर्वोत्तर तथा 3 हिमालयी राज्यों में 90:10 के आधार पर किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में पूरी लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोत में शौचालयों के लिए सहायता 12,000 का प्रावधान किया गया है। और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना और जिसके द्वारा PMAYG के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के अलावा मकान के निर्माण में तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष परियोजनाएं मंजूर की जाएगी।
नेक्स्ट है बुनियादी सुविधाओं, शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ व दक्ष ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना। लाभार्थियों के बैंक डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाएगा, जिसमें वे खाते भी शामिल है जिनमें इनकी सहमति से आधार संख्या की संबद्धता कर दी गई है। स्थानीय सामग्रियां, डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास के निर्माण पर ध्यान देना है। जहां कहीं भी संभव हो वहां ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिले को इकाई मानते हुए सैचुरेशन दृष्टिकोण अपनाना है। तो ये लेसन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।